राज आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कहानी का इतिहास खंड को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि वाङ्मय क्या है, वाङ्मय के कितने रूप हो सकते हैं, जिसमें से एक देखा था साहित्य, और साहित्य को पुनः 3 खंडों में बांट करके हम लोगों ने देखा था, जिसमें से एक था आपका गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा था चंपू काव्य। तो गद्य वाले हिस्से में हम लोगों ने ये पाया था कि गद्य के भी कई रूप हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है आपका कथात्मक गद्य, दूसरा होता है दृश्य प्रधान गद्य, फिर होता है आपका विचार प्रधान गद्य, और गद्य की कुछ अन्य विधाएं होती है। उसमें जो कथात्मक गद्य वाला हिस्सा था उसके 2 रूप थे, 2 फॉर्म थे, जिसमें से एक था आपका कहानी और दूसरा है उपन्यास। तो कहानी को हम लोग देखेंगे कि कहानी का अर्थ क्या होता है और कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कहानी और कथा के बीच क्या अंतर हो सकता है, कहानी और उपन्यास के बीच क्या अंतर और समानताएं होती है, और इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि हिंदी की पहली कहानी किसको कहा जा सकता है या किसको कहा गया है। तो इन चीज़ों को देखने से पहले कुछ शब्दों को देख लेते हैं जिनका हिंदी साहित्य में क्या कहीं भी इसका यूज हो सकता है, तो उसके अर्थ को समझना जरूरी है। इसमें से एक शब्द है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा शब्द है आपका सब्जेक्टिव। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव और इसी से उत्पन्न होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इसका हिंदी हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ, और ऑब्जेक्टिविटी का हिंदी हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। और दूसरे तरफ है आपका सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी। यह है आपका सब्जेक्टिव और यह है सब्जेक्टिविटी, अर्थात आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठता। इन दोनों का अर्थ समझते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में बार बार ये शब्द आपको आएंगे और उनका अर्थ यदि पता नहीं रहेगा तो फिर चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो वस्तु में निहित है। वस्तु में निहित, और ये तय होता है, फिक्स्ड होता है, एक आम सहमति होती है इस बात पे। उदाहरण से इसको देखेंगे अच्छा से कि ये क्या होता है। आत्मनिष्ठ का सीधा सा मतलब होता है जो आत्म में निष्ठित, आत्म में स्थित हो, आत्म में स्थित। अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, या फिर वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का मतलब क्या होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। हम आपसे ये पूछें कि सुंदरता किसी व्यक्ति की आंख में निहित होती है या फिर सुंदरता बाहर का चीज है, तो कई लोग इसका जवाब, अधिकांश लोग इसका जवाब ये देते हैं कि सुंदरता जो है वो सुंदरता वस्तु में निहित नहीं है, बल्कि क्या है, सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होनी चाहिए। अब देखने वाले की आंख में होनी चाहिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि वो आंख किसी भी चीज को देखे तो सुंदर ही दिखेगा। दूसरा चीज ये ठीक वैसा ही बात है जैसे किसी भी व्यक्ति को आप कुछ भी खिला दो, वो कहेंगे क्या लाजवाब बना है, इसका टेस्ट क्या शानदार टेस्ट है। अब एक दिन आप उसको बिना मसाले का ही कुछ बना करके खिला दो, फिर भी कहेगा कि अच्छी बात है। अब उसका जो मिजाज है वो मिजाज की बात है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मिजाज ही उस किस्म का है कि हर चीज में वो अच्छाई ही उसको नजर आती है। एक दूसरा व्यक्ति चाहे आप कितना भी बढ़िया
चीज़ दिखा दो, कितना भी बढ़िया चीज़ खिला दो, वो कहीं ना कहीं वो उसमें कहीं ना कहीं एक कमी निकाल ही देगा कि सब कुछ तो ठीक था, खाने का जो टेस्ट था वो बढ़िया था, लेकिन तीखा कम था। तो ये एक विचार है, आत्मनिष्ठता एक कंसेप्ट है, या फिर क्या वस्तुनिष्ठता एक कंसेप्ट है। इसको हम उदाहरण से देख रहे हैं। अब जरा एक ये गौर करके देखिए कि क्या ताजमहल सुंदर है? अब सवाल यह है कि 100 लोगों से पूछा जाए, 80 लोगों ने कहा कि हाँ ताजमहल तो सुंदर है, बढ़िया है, खूबसूरत है। अगर 20 लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ताजमहल सुंदर नहीं है, तो कैसे कहा जा रहा है, कैसे आप कह सकते हैं? अभी अभी तो एक धारणा ये बनी कि जो सुंदरता है वो सुंदरता देखने वाले की आंख में होनी चाहिए। वहां पर जो 100 लोग हैं, 100 लोग में 20 लोग ये कह रहे हैं कि ताजमहल सुंदर नहीं है, तो क्या उसकी आंख में सुंदरता नहीं है? देखने वाले की आंख में सुंदरता निहित नहीं है। दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि सुंदरता आंख में निहित होती है, तो ताजमहल उसको सुंदर दिख रहा है। चलो ठीक है, ताजमहल सुंदर दिख रहा है, कोई दूसरा महल भी उसको दिखा दें, वो भी सुंदर ही दिख रहा है। दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि वो महल सुंदर नहीं है। तो ये एक ऐसा विचार है जिस पर आम धारणा नहीं है कि हाँ सुंदरता जो है वो देखने वाली की आंख में होनी चाहिए, या फिर सुंदरता जिस चीज को हम देख रहे हैं उसमें होना चाहिए। टेस्ट जो है, किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो व्यक्ति के मिजाज पे निर्भर करना चाहिए, या जिसका हम आस्वादन कर रहे हैं, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं, उसमें निहित होना चाहिए। ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव मामला है। जो चीज आपके लिए है, हो सकता है कि वो चीज हमारे लिए नहीं हो। जिस चीज पे आपकी धारणा है कि ये सही है, वो चीज, उस चीज पे हमारी धारणा है कि वो सही नहीं होगी। एक दूसरा उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि अगर सुंदरता देखने वाले की आंख में निहित है, तो इस भारत के अधिकांश लोगों की राय बॉलीवुड के किसी हीरो के प्रति या बॉलीवुड की किसी हीरोइन के प्रति क्या हो सकता है? तो सभी लोग, प्रायः लोग यही कहेंगे कि हाँ ये जो बॉलीवुड का हीरो है या फिर बॉलीवुड की जो हीरोइनें हैं वो क्या हैं? सुंदर हैं। कुछ लोग भले ही ये कह दे कि नहीं सुंदर नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे तो यही निष्कर्ष निकल रहा है ना कि हाँ ये जो सुंदरता है वो देखने वाले की आंख में नहीं बल्कि उस व्यक्ति में निहित है। अगर देखने वाले की आंख में निहित होती तो केवल बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन ही उसको सुंदर नजर नहीं आता, हैंडसम नजर नहीं आता, बल्कि कोई भी उसको सुंदर नजर आता। तो ये जो है आत्मनिष्ठ या आत्मनिष्ठता, ये व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो चीज आत्म में स्थित है, अब आत्म में क्या स्थित है और वस्तु में क्या स्थित है? तो जैसे आप ये कह सकते हैं कि गणित का उदाहरण ले, तो गणित में जैसे हम देखते हैं ट्रिएंगल है, या फिर आप कहें कि वर्ग है। तो वर्ग के विषय में या ट्रिएंगल के विषय में हम बात करें तो एक आम धारणा, एक आम सहमति इस बात पर है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होना चाहिए। ये आम सहमति है, इट हैज बीन प्रूव्ड। और अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हमारी नज़र में तो त्रिभुज का तीनों कोण का जो योगफल है वो 180 डिग्री नहीं हो सकता, वो 140-42 डिग्री मुझे लगता है कि होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ऐसा लोगों को क्या कहेंगे आप कि वो खिसका हुआ है। किसी से ये पूछे कि हाँ बिहार की राजधानी क्या है भाई, तो ये एक आम धारणा है कि बिहार की राजधानी जो है वो क्या है? तो पटना है। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारी नज़र में तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना नहीं है, मुजफ्फरपुर है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये कहना पड़ेगा कि भैया फ़ोन करो और इसको रांची के पागलखाने में एडमिट कराओ, यह समाज के लिए यह व्यक्ति ठीक नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब है जो वस्तु में निहित हो, या एक आम धारणा के तहत जिसको स्वीकार कर लिया गया हो,
जिस पर कोई विवाद ना हो, जो चीज है सो है। इसी तरह से आत्मनिष्ठ का मतलब क्या है कि यह आम धारणा नहीं है, यह स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है। कोई चीज जो आपके लिए आपकी नजर में कुछ और है, हमारी नजर में कुछ और हो सकता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, वो है आपका आत्मनिष्ठ, और इसी से बनता है आत्मनिष्ठता। तो शायद आई होप आप समझ गए होंगे कि वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ का मतलब क्या है। एक दूसरा चीज ये देखते हैं, विधा, ये भी बार बार आएगा, विधा और शैली। विधा का मतलब क्या होता है और शैली का मतलब क्या होता है, जरा इसको देखते हैं एक बार। विधा के लिए अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेट, या फिर इसी के लिए एक शब्द आता है जेनरे। और शैली को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टाइल। तो विधा का मतलब है कि कोई भी रचना किस वर्ग का है, किस श्रेणी का है, किसी रचना को हम किस वर्ग में रखें, किस श्रेणी में रखें, किस प्रकार में रखें। विधा का क्या मतलब है कि किस श्रेणी का है कोई रचना या किस वर्ग का है। वहीं शैली का मतलब क्या होता है, कहने का लहजा क्या है, कहने के तरीके क्या है, हम किसी बात को कह रहे हैं, वो बात को व्यक्त करने का तरीका, तौर तरीका क्या है, ढंग क्या है। तो शैली का मतलब क्या है, ढंग या तौर तरीका या फिर लहजा। जैसे हम कुछ रचना का नाम लेते हैं और उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि विधा क्या है। उदाहरण के लिए एक रचना का नाम ले लेते हैं, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। एक दूसरा रचना का नाम लेते हैं, आपका है, ये मान लें कि गोदान है एक दूसरा रचना। और एक रचना आप ये मान सकते हैं, निबंध ले लें या निबंध निलय। एक और रचना ले लेते हैं जो है आपका भारत दुर्दशा, बीडी लिखते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये सब रचनाएं हैं, ठाकुर का कुआं हो गया, गोदान हो गया, निबंध निलय हो गया, बीडी हो गया। अब इन रचनाओं को और विधा के हिसाब से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग वर्गों में बांट करके रख सकते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि जो गद्य है, गद्य की कई विधाएं हो सकती है। कथात्मक विधा हो सकता है गद्य का, गद्य का दृश्य प्रधान विधा हो सकता है, गद्य का विचार प्रधान विधा हो सकता है। तो विधा के हिसाब से, अगर हम विधा के गुणधर्म के हिसाब से देखें तो ये जो रचना है, ये रचना किस विधा का हो जाएगा। तो ये ठाकुर का कुआं एक कहानी है, ये आपका कथात्मक गद्य के हिस्से में आएगा, कथात्मक गद्य की विधा हो गई ये। इसी तरह से ये जो गोदान है, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। अब उपन्यास को भी कथात्मक गद्य की श्रेणी में रखा गया है। यह भी कथात्मक गद्य की विधा है। निबंध निलय जो है, यह आपका गद्य की एक अलग विधा है, अलग फॉर्मेट है इसका। निबंध निलय का गद्य का एक अलग ही विधा में आता है, ये अपने आप में एक विधा है। ये भारत दुर्दशा जो है, ये आपका क्या है, तो यह एक नाटक है। और नाटक को हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो ये गद्य का आपका दृश्य प्रधान विधा हो गया, दृश्य प्रधान विधा। तो विधा का सीधा सीधा मतलब यह है कि रचना किस श्रेणी का है, किस वर्ग का है, किस क्लास का है, और इस विधा के गुणधर्म के हिसाब से रचना को अलग अलग वर्गों में एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है।
जैसे ठाकुर का कुआं आपका कथात्मक गद्य का विधा हो गया, गोदान भी कथात्मक गद्य का विधा हो गया। तो वहीं ये जो है आपका बीडी भारत दुर्दशा, ये आपका दृश्य प्रधान गद्य का विधा हो गया। ये जो विधा है, इस विधा को एक आधार पर दो वर्गों में बांट करके देखा जा सकता है। ये जो विधा है, विधा को एक आधार पर, विधा के दो रूप हो सकते हैं। दिख रहा है आपको? यस। हाँ, एक हो सकता है आपका प्राकृतिक विधा और दूसरा हो सकता है ऐतिहासिक विधा। प्राकृतिक विधा का मतलब ये होता है वैसा विधा या वैसा चीज या वैसा रचना जो हर काल में, हर स्थान के लिए, हर स्थान में ये उपलब्ध रहा हो, हर समय, हर स्थान, हर काल में उपलब्ध रहा हो। जबकि ऐतिहासिक विधा का मतलब यह है कि ऐतिहासिक रूप से इसका उदय हुआ हो या ऐतिहासिक रूप से ये आगे इसका विकास हुआ हो। ये हर स्थान में नहीं पाया जा सकता है, हर समय में नहीं पाया जा सकता है, हर देश या हर काल में ये नहीं पाया जा सकता है, किसी विशेष स्थान में ये पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर ये देखें तो गीत जो है, अब मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जब मानव के बच्चे जन्म लिए होंगे तो उनको सुलाने के लिए या उनको बहलाने के लिए, जो बच्चे हैं बच्चों को बहलाने के लिए प्रत्येक समाज की जो सदस्य हैं, प्रत्येक समाज के सदस्य कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहे होंगे, इन गीतों का प्रयोग करते रहे होंगे, या जिसको कहीं कहीं लोरी नाम से जाना जाता है। अब तो हम लोगों को, बच्चा को ये हम लोग तो ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अब चंदा मामा आओ जी, दूध भात लाओ जी, इस तरह का बात। हालांकि ये प्रूफ हो चुका है कि जिसको हम चंदा मामा कह रहे थे वो दरअसल चंदा मामा नहीं है, किसी का मामा नहीं है वो, बल्कि इस धरती की तरह ही वो एक अलग, आपको क्या कहें, ये ग्रह है तो उपग्रह है, हालांकि उसमें जाना नहीं है। ऐतिहासिक विधा की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो आपका उपन्यास है। अब उपन्यास की बात करें तो उपन्यास हर समाज में नहीं था। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले के समाज में अगर जाएं तो क्या उपन्यास उस समय लोगों को सुनाया जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गीत सुनाया जाता था। उपन्यास का उस समय आगमन नहीं हुआ था। ये उपन्यास का आगमन बहुत बाद में, बहुत 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 बाद में होता है उपन्यास का आगमन। तो ये ऐतिहासिक विधा है, क्योंकि ऐतिहासिक विधा की जो विशेषताएं होती है वो हर समाज में नहीं पाई जा सकती, हर काल में नहीं पाई जा सकती, हर समय नहीं पाई जा सकती, हर स्थान में नहीं पाई जा सकती। तो ये किसी खास स्थान, किसी खास समय, किसी खास काल की देन होती है ऐतिहासिक विधा। जबकि प्राकृतिक विधा इससे इतर है, इससे बिल्कुल अलग है। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब जरा शैली की बात करें तो शैली का मतलब क्या है? तो शैली का अर्थ है कि किसी भी चीज को व्यक्त करने का क्या ढंग हो सकता है। अब जैसे कोई आदमी है, ए मान लेते हैं कि ए कोई पर्सन है जो बी का पुत्र है, कोई सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति के सामने कहा जा रहा है ए को कि इंट्रोड्यूस कीजिए बी के बारे में। अब बी कह रहा है, एक तरफ बी ये भी कह सकता है कि यह मेरा पिता है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पापा जी हैं। वो ये भी कह सकता है यह मेरा बाप है। तो ये जो बोलने का जो शैली है, व्यक्त करने का, अपने भाव को व्यक्त करने का, उससे भी वही अर्थ निकलेगा। लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है इसका संतान है। लेकिन ये जो व्यक्त करने का जो तौर तरीका है, व्यक्त करने का जो ढंग है, व्यक्त करने का जो लहजा है, और लहजा में अंतर है। अब कहानी की भी कई शैलियां हो सकती है, जैसे आत्मकथा शैली हो सकती है। अब आत्मकथा शैली में प्रायः लेखक जो कहानी रचता है
या कहानीकार जो कहानी लिखता है वो मैं, बार बार उसमें मैं शब्द का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष का बार बार वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ कहानी पत्र शैली की होती है, कहानी तो वो भी है, कहानी ये भी है पत्र शैली। अब दो पात्र हैं, दो पात्रों के ऊपर कहानी चल रहा है और कहानी का जो विकास है वो इस रूप में हो रहा है, एक पात्र पत्र लिखा, दूसरे तक पहुंचा, दूसरा पढ़ रहा, दूसरा पात्र पत्र लिखा, पहला पढ़ रहा है, और इस तरह से पूरा कहानी चलते रहता है। तो ये भी हो सकता है कुछ कहानियां आपका कहानी के अलग अलग फॉर्म में अगर देखें तो एक मनोविश्लेषणवादी कहानी भी हो सकता है। मनोविश्लेषणवादी कहानी में क्या होता है कि लेखक जो कहानी के पात्र हैं उस पात्र के मन के भीतर, मन के तह में जाने का, झांकने का प्रयास करते हैं, और पात्र के मन में कहानी का जो चरित्र है, कहानी का जो कैरेक्टर है, उसके मन में क्या चल रहा है, लेखक की कोशिश ये रहती है कि उसके अंतर मन की बात को पाठकों तक पहुंचा दें, प्रेषित करें। तो इस तरह से कहानी ही है, सब कहानी ही है, लेकिन कहानी कहने का, कहानी लिखने का, कहानी को आगे बढ़ाने का जो तौर तरीका है वो अलग है। तो ये रहा आपका स्टाइल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक को देखते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये था, हम ये देख रहे थे गद्य, गद्य में कहानी वाला जो हिस्सा है उसको शुरू करना है। कहानी किसको कहते हैं इसको देखना है। कहानी के कितने तत्व हो सकते हैं जरा इसको समझते हैं अब। कहानी, जिसको अंग्रेजी में स्टोरी कहा जाता है। कहानी का मतलब क्या है, ये क्या है? तो कहानी आप देखे हैं, गद्य, गद्य के कई रूप हैं जिसमें कथात्मक गद्य, कथात्मक गद्य का एक हिस्सा है कहानी और दूसरा हिस्सा है आपका उपन्यास। तो हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के बारे में ये कहा जा सकता है कि कहानी एक कथात्मक गद्य की विधा है, या कहानी एक यथार्थवादी, अब यहाँ पे एक शब्द आ जाएगा यथार्थवादी, आगे इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि यथार्थवादी और आपका आदर्शवादी, या यथार्थवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर होता है, थोड़ी देर में इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी कथात्मक गद्य की एक यथार्थवादी विधा है, ठीक है, जिसके 6 तत्व माने गए हैं। अगर 6 तत्व होगा तो वो कहानी होगा। कौन कौन से तत्व माने गए हैं? तो पहला तत्व ये माना गया है कि कहानी का अपना उद्देश्य होगा। देखते हैं कि ये क्या होता है। दूसरा ये माना गया है कि जो कहानी है उस कहानी का एक कथानक और कथा वस्तु होगा। कथानक और कथा वस्तु। फिर कहानी का जो तीसरा तत्व माना गया है कि कहानी होगा तो उस कहानी में पात्र होंगे या चरित्र होगा कहानी का, कहानी के पात्र या चरित्र। अगर कहानी होगा तो उस कहानी का अपना एक वातावरण होगा। ये वातावरण के लिए जी हाँ, वातावरण शब्द ही है। अगर कहानी है तो उस कहानी की भाषा है, कुछ भाषा शैली होगी। फिर कहानी है तो उसका कथोपकथन, कथोपकथन
या संवाद का हिस्सा होगा उसमें। उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, उद्देश्य का मतलब होता है यहाँ पर जो कहानी के 6 तत्व हैं जिसमें से एक तत्व है उद्देश्य। इस उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि कहानी अगर कोई लिख रहा है तो वो उसका लेखक हो जाएगा, रचनाकार। रचनाकार कहानी के माध्यम से अपनी किस बात को पाठक तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये उसका क्या है, उद्देश्य है। यानी कि लेखक की विचारधारा, लेखक का दर्शन, विचारधारा या लेखक का दर्शन। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छी कहानी में ये जो उद्देश्य वाला हिस्सा है, ये जो विचारधारा वाला हिस्सा है, या लेखक का जो दर्शन वाला हिस्सा है, ये रचना के भीतर, कहानी के भीतर ही घुला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे पढ़ने वाले को, पाठक को, कि जबरदस्ती कहानीकार अपनी विचारधारा को पाठक पर आरोपित करना चाह रहा है, पाठक पर थोपना चाह रहा है। यदि ऐसा लग जाएगा, कभी भी लग जाएगा किसी पाठक को, तो संभवतः वह पाठक उस कहानी को वहीं पर छोड़ सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उद्देश्य वाला जो हिस्सा हो, कहानी का जो उद्देश्य हो, वो रचना के भीतर घुला हुआ होना चाहिए, न कि थोपा हुआ। ये कैसा हो, तो रचना के भीतर घुला हुआ हो, न कि ऊपर से लगे कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। दूसरा है कथानक और कथा वस्तु, ये दोनों को एक साथ ही रखा जाता है। कथानक के लिए अंग्रेजी शब्द आता है प्लॉट, और कथा वस्तु के लिए अंग्रेजी शब्द आता है थीम। प्लॉट का यानी कि कथानक का मतलब है कि कहानी का संबंध निर्वाह कैसा है, कहानी के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से, एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संबंध है, जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य कैसा है, संबंध निर्वाह कैसा है। तो प्लॉट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि संबंध निर्वाह कैसा है। अब संबंध निर्वाह के आधार पर देखें तो जो कथानक है वो अच्छा भी हो सकता है और ये खराब भी हो सकता है। अच्छा होगा तो कब अच्छा कहेंगे, जब उसमें कसाव हो, कसा हुआ हो, संबंध निर्वाह में कसावट हो। खराब यदि बिखरा हुआ हो, यदि बिखराव है तो क्या कहेंगे कि संबंध निर्वाह ठीक नहीं है और कथानक अच्छा नहीं है। कसाव कैसे हो सकता है या फिर बिखराव कैसे हो सकता है कथानक का, तो कथानक में ऐसा हो सकता है। कथानक में क्या क्या रहता है आप देखिए, तो कथानक में कुछ चरित्र या पात्र रहता है, घटनाएं रहती है, उसमें कुछ वर्णन हो सकता है, कहानी में वर्णन संख्या हो सकता है, कहानी का अपना स्पीड हो सकता है कि कहानी किस स्पीड से चल रहा है। तो एक अच्छा कहानी में माना जाता है कि कहानी का स्पीड ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, यानी कि पाठक कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा महसूस ना हो कि हम कहानी से बहुत आगे निकल गए या कहानी हमसे आगे निकल गया। कहीं ऐसा उसको ना लगे कि कहानी के इस हिस्से तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में कहानी के इस हिस्से तक नहीं, हम इसके पीछे ही हैं। तो उसका जो गति वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम ना हो, यानी कि सामान्य होना चाहिए। और बिखराव कब आएगा, जब गति वाला जो हिस्सा है, कथानक का जो गति है, वो गति या तो बहुत तेज हो, या तो गति बहुत ही तेज हो, या गति बहुत धीमा हो। वर्णन संख्या के बारे में भी यही बात कहा जाता है कि कहानी का जो वर्णन संख्या है, वर्णन है, किन किन चीजों का वर्णन कर रहे हैं लेखक, पाठकों को लेखक किन किन चीजों से अवगत करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि
को रिलेट कर पाना पाठक के लिए संभव ना हो। तो वर्णन संख्या भी क्या हो, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो, बल्कि क्या हो, सामान्य हो। अगर वर्णन संख्या बहुत ज्यादा होगा तो भी पाठक को समस्या आएगी, वर्णन संख्या बहुत कम होगा तो भी पाठक बोझिल सा महसूस करेगा और माना जाएगा कि कथानक क्या है, उसका बिखरा हुआ है। चरित्र और घटनाओं के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि लेखक को अपनी कहानी में चरित्रों की संख्या उतनी ही रखनी चाहिए जितना कि उस कहानी के माध्यम से अपने विचारधारा को या अपने दर्शन को पाठक तक पहुंचा सके, अपने विचार को पाठक तक पहुंचा सके। कहानी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितना चरित्र चाहिए, जितना कहानी में कैरेक्टर चाहिए, उतना ही हो। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का 2-4 कैरेक्टर को घुसा दिए, या ऐसा भी नहीं हो कि अगर चरित्रों की संख्या कहानी में 5 होनी चाहिए यदि कहानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, जबकि लेखक लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, उसने चरित्रों की संख्या 2 ही रख दी। पाठक को जब कहानी को पढ़ रहा है, कहानी को पढ़ने के बाद में पाठक को यह आभास होने लगा कि नहीं इसमें कुछ और होना चाहिए, मज़ा नहीं आया, इसमें कुछ और होना चाहिए, तो ये भी न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, कह सकते हैं कि ये सामान्य हो। बहुत ज़्यादा होगा तो समस्या होगी, बहुत कम होगा तो भी समस्या आएगी। थीम के बारे में, थीम कथा वस्तु का सीधा सीधा मतलब यह है कि कहानी का विषय वस्तु क्या है, कहानी किस विषय पर आधारित है, कहानी क्या कहना चाह रही है, यह है कहानी का विषय वस्तु क्या है। और ये विषय वस्तु के आधार पर भी कहानी 2 रूप हो सकते हैं कहानी के, एक विश्वसनीय कहानी और दूसरा अविश्वसनीय कहानी। विश्वसनीय और अविश्वसनीय। विश्वसनीय कहानी किसको कहेंगे? तो आम जीवन में जिस प्रकार की चीजें हमारे पास पड़ोस में घटित हो रही है, यदि कहानी में वैसा ही चीज दिखाया गया तो ये लगेगा कि हाँ विश्वसनीय है। यदि कहानी इससे इतर, इससे हट करके कुछ ऐसी चीजों को कहानीकार कहानी में डालना चाहे जो पाठक को पढ़ने पर लगे कि हाँ सामान्य जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब कहानी ऐसा हो जो बिल्कुल कल्पनाशीलता पर आधारित हो, सुपरमैन वाला जो कहानी है, ये लगभग अविश्वसनीय है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये कहें कहानी में ये दिखाया जा रहा है कि हाँ हम ईश्वर के प्रति इतनी आसक्ति है, ईश्वर के प्रति इतना मोह है कि कुछ ऐसा कोई आपदा आ गया है हमारे ऊपर, जो सामान्य जीवन में ऐसा होता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। अब जैसे कि फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और ये पूरा संसार हिलने लगा और वो व्यक्ति ठीक हो गया, तो ये कुछ क्या कहें इसको, चमत्कार टाइप का चीज होता है। और वैसी अगर कहानी होंगी तो उसको क्या माना जाएगा कि हाँ ये कहानी अविश्वसनीय है। अगर उदाहरण देना हो तो कह सकते हैं कि ये जो कहानी था विश्वसनीय कहानी में ठाकुर का कुआं को अगर ले लें तो ये बड़ा ही विश्वसनीय कहानी प्रतीत होता है उस समय के लिहाज से जब यह लिखा गया था। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अगर देखें यहां पर तो पात्र या चरित्र भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक पात्र हो सकता है आपका आदर्श या यथार्थ, जिसको स्वाभाविक भी कह सकते हैं, और दूसरा हो सकता है स्वतंत्र या परतंत्र। अब आदर्श और यथार्थ का मतलब समझ लें, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बातें ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो उदाहरण लें कि कोई एक कहानी चल रहा है, उस कहानी में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत धनी नहीं है,
लेकिन वो गरीबों की मदद किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, बल्कि उसके पास जो कुछ भी आता है, अब वो सोच रहा है कि हमारे पास तो दुख है ही, लेकिन हमारा जो दुख है वो क्या है, दूसरों के जो पास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनके दुखों से कम है। अगर उसमें ये प्रवृत्ति डेवलप हो जाए तो ये ऐसा कितना परसेंट हो सकता है? आई थिंक 1% से भी कम। आप इस बात को मानेंगे कि अब जो कुछ भी लेकर के आ रहा है उसके घर में ही उस चीज की जरूरत है, अभाव है, वो अभावग्रस्त है, लेकिन दूसरे को देख रहा है और दूसरे को देखने पर लग रहा है कि नहीं, ये हमसे अधिक अभावग्रस्त है, इसकी जरूरत जो हम लेकर के आए हैं कोई सामान, इसकी जरूरत हमें नहीं बल्कि उसको है, वो उसको दे दे रहा है, कल होकर के फिर कोई सामान लेकर के आ रहा है। अगर ऐसा पात्र है तो उस पे आप देखेंगे कि ये आदर्श, वो ऐसा सोच रहा है कि नहीं, एक व्यक्ति का, एक इंसान का कर्तव्य होना चाहिए दूसरे इंसान की मदद करना। ठीक है, ये होना चाहिए, ये नैतिकता वाला भाव है उसमें, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसे कितने परसेंट केसेस देखने को मिलते हैं? बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा देखने को अगर मिल रहा है तो ये क्या कहेंगे हम कि वो जो व्यक्ति है आदर्शवाद से परिचालित है, उस व्यक्ति में आदर्श की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। एक दूसरा व्यक्ति लेकर के आया कोई सामान, उसको लगा कि हाँ भावग्रस्त है, कभी दे दिया, लेकिन बार बार नहीं दे सकता है, वो बार बार नहीं दे सकता क्योंकि उसको अपनी जरूरत की भी पूर्ति करनी है। तब अगर किसी व्यक्ति में यह गुण या किसी कहानी में ऐसा कोई पात्र है और उसमें दिख रहा है तो कहेंगे कि हाँ ये यथार्थवाद के नजदीक है, स्वाभाविक है। स्वतंत्र पात्र या परतंत्र पात्र का मतलब क्या होता है? तो कोई कहानी चल रहा है, कोई कहानी आगे बढ़ रहा है, उस कहानी में कोई पात्र है, उस पात्र के समय, उस पात्र के सामने किसी क्षण विशेष में कोई ऐसा डिसीजन करने का नौबत आ गया जो पाठक को पढ़ करके लगे कि पात्र को ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, लेकिन जबरदस्ती यदि लेखक उससे ऐसा करवा रहे हैं और पाठक को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य आदमी इन परिस्थितियों में यही निर्णय लेगा, ऐसी एक्टिविटी करेगा, अगर उससे इतर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो क्या कहा जा सकता है कि वो जो पात्र है वो स्वतंत्र, वो जो पात्र है वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि वो पात्र परतंत्र है। एक अच्छी कहानी की विशेषता क्या होनी चाहिए? ये एक अच्छे कहानी का पात्र कैसा होना चाहिए? तो यथार्थ या स्वाभाविक होना चाहिए, आदर्श नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्वतंत्र होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए। वातावरण के बारे में कहा जाता है कि कहानी का जो वातावरण है वो वातावरण कैसा हो? तो कहानी लिख रहे हैं, उस कहानी में भौतिक वातावरण भी हो सकता है, भौगोलिक वातावरण हो सकता है, उस कहानी में सामाजिक वातावरण हो सकता है, उस कहानी का कुछ राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है। तो वातावरण कैसा होना चाहिए? तो संपूर्ण चीजें उसमें शामिल हो जाए, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों वातावरण, प्राकृतिक प्लस कृत्रिम दोनों वातावरण का समावेश हो। यानी कि कहानी को पढ़ने से हम कहानी किस क्षेत्र का है उसके भूगोल को भी जान सकें, कहानी किस क्षेत्र का है, वहाँ का समाज कैसा है, उसके समाज के बारे में भी, सामाजिक पक्ष को भी जान सकें, उसकी सांस्कृतिक पक्ष को भी जान सकें, उसकी संस्कृति को भी समझ सके। यदि वहाँ की राजनीति का कहानी से कोई लेना देना है तो उसके राजनीतिक पहलू को भी हम जान सके। तो कहानी का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण पक्षों को बयां करे। भाषा शैली के बारे में कहा जाता है कि भाषा शैली पात्रानुकूल हो, पात्र के अनुकूल हो, पात्रानुकूल हो। कैसा हो? भाषा शैली, कहानी का भाषा शैली कैसा हो? तो पात्रानुकूल हो, यानी कि पात्र के अनुकूल हो। पात्रानुकूल का मतलब होता है समय और स्थान के अनुकूल होना, समय और स्थान के अनुकूल होना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं
जैसे कोई लेखक किसी रचना को रच रहा है और उसका एक कहानी लिख रहा है बिहार के किसी जिले से संबंधित, बिहार के किसी जिले के बारे में या बिहार के किसी जिले से संबंधित कोई कहानी वो रच रहा है, और वो कहानी मान लेते हैं कि 21वीं सदी का है। तो स्थान क्या है? तो बिहार का कोई जिला, मान ले मुजफ्फरपुर। और समय क्या है? तो ये मान ले कि 2004 की स्थिति को, 2004 के मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है उस स्थिति को अपने कहानी के माध्यम से वो प्रकट करना चाह रहा है। और वो जो पात्र का चयन किया उसने, वो पात्र यदि कहानी को पढ़ करके ऐसा लगे कि वो जो पात्र है यद्यपि मुजफ्फरपुर का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन वह पात्र उस समय का नहीं, 2004 का नहीं प्रतीत हो रहा है, बल्कि वह पात्र प्रतीत हो रहा है 16वीं सदी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कहानी को पढ़ने से ये प्रतीत हो जाए, ये ऐसा लगने लगे कि वो जो पात्र है वह पात्र मुजफ्फरपुर का है और 2004 में मुजफ्फरपुर में जो पात्र होने चाहिए, मुजफ्फरपुर में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ उसका एक जुड़ाव होना चाहिए। दूसरा, ये तो स्थान की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पात्र जो भाषा बोल रहा है वो भाषा असम का भाषा बोल रहा हो या फिर बंगाली कोई भाषा बोल रहा हो, जबकि स्थान है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर स्थान में अगर कोई भोजपुरी बोल रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई बांग्ला रच रहा है तो ये समझना बड़ा ही मुश्किल होगा कि क्या लेखक ने ऐसी कौन से रिलेशन को एस्टेब्लिश करके अपने पात्र से बांग्ला बुलवा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कथोपकथन और संवाद के बारे में कहा जाता है कि पात्रों की सीधी बातचीत, चरित्रों की सीधी बातचीत हो, चरित्रों की सीधी बातचीत। पहला, कहानी के जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो आपस में वार्तालाप करें। ऐसा नहीं कि लेखक बार बार कूद करके, ऐसा होता है। तो एक अच्छी कहानी की क्या विशेषता होती है कि चरित्र जो पात्र है वो पात्र खुद ही बात करे आपस में, और ये वार्तालाप कैसा हो? तो छोटा हो, चुस्त हो और गतिशील हो। अब एक पात्र कुछ कह रहा है, उसका सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा वाक्य हो या कई वाक्य एक साथ हो बोले, नहीं, छोटा वाक्य हो और एक दो वाक्य एक साथ बोले। सामने वाला जो पात्र है उसको बोलने का मौका भी इसमें मिलना चाहिए। तो ये कैसा होगा? छोटा होगा, चरित्रों की सीधी बात होगी और ये चुस्त होगा। फिर गतिशील, गतिशीलता से यहाँ पर तात्पर्य है कि पाठक को ऐसा नहीं लगे कि दो पात्र या तीन पात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वो वार्तालाप छोटा ही है, लेकिन उस वार्तालाप से कहानी आगे नहीं बढ़ रहा है। कहानी ज्यों कहते हैं जहां है वहीं रुका हुआ है। ऐसा अगर पाठक को महसूस हो जाए तो एक अच्छे कहानी की विशेषता नहीं होती है, बल्कि एक अच्छे कहानी की विशेषता ये होनी चाहिए कि उसमें गतिशीलता भी हो। तो ये था कहानी के 6 तत्व: उद्देश्य, कथानक और कथावस्तु, पात्र और चरित्र, वातावरण, भाषा शैली। उद्देश्य का मतलब है कि लेखक की विचारधारा कैसी है। कथानक का मतलब है कि कहानी के विभिन्न जो अंग प्रत्यंग है उनके बीच संबंध कैसा है, संबंध का निर्वाह कैसा है। कथावस्तु का मतलब है कि कहानी किस विषय पर रचा जा रहा है। पात्र या चरित्र, जो उसमें व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, कहानी में जो लोग रहते हैं उनको पात्र या चरित्र कहते हैं, वो स्वतंत्र और स्वाभाविक होना चाहिए। वातावरण कैसा हो? तो वातावरण ऐसा हो कि संपूर्ण परिवेश महसूस हो जाए कहानी को पढ़ करके,
वो भौगोलिक वातावरण, वहाँ के भूगोल को जान सके लोग। अगर कुछ सामाजिक वातावरण है तो समाज के बारे में भी मोटी मोटी जानकारी हो सके, संस्कृति के बारे में भी मोटी मोटी जानकारी हो सके। भाषा शैली कैसी हो, तो जो चरित्र हैं वो चरित्र के अनुकूल, समय के अनुकूल और स्थान के अनुकूल भाषा हो। फिर है कथोपकथन या संवाद। संवाद कैसा हो, तो चरित्रों के साथ सीधा संवाद हो, बीच में कोई नहीं आया, लेखक बीच में नहीं टपके। फिर वो संवाद छोटा हो, चुस्त हो और गतिशील हो, यानी कि उस संवाद के माध्यम से कहानी आगे बढ़े, ऐसा लगे। तो ये था कहानी के बारे में। अब जरा देखते हैं कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर हो सकता है। कहानी और उपन्यास के अंतर को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब उपन्यास पढ़ेंगे तो इस अंतर को ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे, लेकिन बिना पढ़े भी समझा जा सकता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। एक प्रश्न ये आ जाए कि कहानी और उपन्यास में तुलना करें, तो तुलना जो शब्द होता है एक बड़ा कंसेप्ट है, तुलना, कंपेयर। ये तुलना जो है ये एक बड़ा कंसेप्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं, तुलना। किसकी तुलना करनी है, तो कहानी और उपन्यास की तुलना करनी है। आपको पता होगा कि कहानी और उपन्यास ये दोनों ही कथात्मक गद्य की एक यथार्थवादी प्राकृतिक विधा है। अब दोनों ही जब कथात्मक गद्य की विधा है तो दोनों में क्या तुलना हो सकता है। तुलना में दो चीजें देखी जाती है, एक तो समानता वाला हिस्सा और दूसरा असमानता वाला हिस्सा। तुलना का मतलब होता है समानता और असमानता। अगर अंतर पूछा जाए तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो समान नहीं है, जो मिलती जुलती नहीं है, उन चीजों का उल्लेख करना है। जब समानता की बात आएगी तो दोनों चीजों में क्या ऐसी चीजें हैं जो समान है, उसका उल्लेख करना है। और जब तुलना की बात आएगी तो समानता के साथ साथ विषमता या असमानता को भी इंगित करना होगा। तो कहानी और उपन्यास में क्या समानता है, जरा इसको देखें, और क्या अंतर है इसको भी देखें। कहानी और उपन्यास में तुलना करना है, तो तुलना करना है तो इसके दो हिस्से होंगे, एक तरफ समानता होगा और दूसरे तरफ इसका कुछ अंतर होगा। अंतर को पैराग्राफ वाइज में भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। एक तरफ हम कह दें कि कहानी, या एक तरफ पहले उपन्यास ही लिख लें और दूसरे तरफ क्या लिखें, कहानी, और इन दोनों के बीच के अंतर को देखें। समानता तो यह है कि कहानी में जिस तरह से कहानी के 6 तत्व माने गए हैं तो उपन्यास के भी 6 तत्व ही माने गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि दोनों काफी समान हैं। दोनों में 6 तत्व। अब ये 6 तत्व कौन कौन से हैं, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया। उद्देश्य, इसका एक तत्व क्या है, उद्देश्य। दूसरा तत्व है आपका कथानक तथा कथा वस्तु। तीसरा तत्व है इसमें चरित्र या पात्र। फिर है वातावरण, और नेक्स्ट है भाषा शैली, और लास्ट है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद। अब जहां तक अंतर की बात है तो कई लोगों ने इसके अंतर को इस रूप में बताया है कि ये जो उपन्यास है
वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। कहानी क्या होता है इसकी तुलना में? छोटा होता है। ठीक है। यानी कि ये विस्तृत है और ये क्या है? संक्षिप्त है। लेकिन एक व्यक्ति है बाबू गुलाब राय, उनका मानना है कि केवल इतना कह देने से अंतर स्पष्ट नहीं हो जाता कि उपन्यास बहुत बड़ा या बहुत विस्तृत होता है और कहानी छोटा होता है या संकुचित होता है या संक्षिप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक मेढक को और एक बैल के बीच अंतर करने के लिए कहा जाए और आप ये अंतर कर रहे हैं कि दोनों में एक बड़ा होता है और दूसरा क्या है? छोटा है, और आप ये कह करके निकल जा रहे हैं, तो ऐसा कह करके निकलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों में केवल आकारगत अंतर नहीं है, अन्य अंतर भी विद्यमान है जो आपको बताना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है? उपन्यास में अत्यधिक घटनाएं, पात्र और वर्णन होता है। उपन्यास में क्या होता है? अधिकाधिक, यानी कि अधिक से अधिक घटनाएं होंगी, अधिक से अधिक पात्र होंगे, और अत्यधिक या अधिक से अधिक क्या होगी? कहानी होगी या कहानियां होंगी, एक से अधिक कहानियां होंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहानी में तुलनात्मक रूप से कम घटनाएं होंगी, साथ ही साथ कम पात्र होंगे, और ये प्रायः एकल कथा रहता है। इसमें एकल कथा की संख्या भी कम ही रहती है। अभी थोड़ी देर में ये देखेंगे कि कहानी और कथा में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। तीसरा अंतर आप ये मान सकते हैं कि ये जो उपन्यास होता है प्रायः भाव प्रधान नहीं होता है। उपन्यास क्या होता है? भाव प्रधान नहीं होता, जबकि इधर में ये भाव प्रधान हो सकता है, भाव प्रधान होता है। उपन्यास के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो उपन्यास है, उपन्यास की जो गति होती है तुलनात्मक रूप से कम होती है। तुलनात्मक रूप से कम, और इसकी जो गति होती है वो तुलनात्मक रूप से क्या होती है? ज्यादा होती है। एक अंतर इसमें भी, इस रूप में भी लगाया जाता है कि उपन्यास जो है वो उपन्यास देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन प्रस्तुत करता है। देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन प्रस्तुत करता है, जबकि ये जो कहानी है ये कहानी देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन प्रस्तुत नहीं करता है। आगे बढ़कर के मुंशी प्रेमचंद यहां पर ये कहते नजर आते हैं, मुंशी प्रेमचंद के एक कथन को कोट करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि आप अगर उपन्यास और कहानी के बीच का जो अंतर है या समानता है, अगर उसको समझना चाह रहे हैं तो आपको फूलों की बगीचा या किसी भी चीज के बगीचा का ज्ञान होना जरूरी है। जिस प्रकार से बगीचा का, फूलों के बगीचा को ले लेते हैं, बगीचा का उसके फूल के एक पेड़ से या फूल के एक गमले से जो संबंध होता है, ठीक वैसा ही संबंध यहां पर उपन्यास का कहानी के साथ होता है। ठीक है, यानी कि यदि हम ये मान लें कि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी क्या है? उस बगीचे का एक गमला है, उस बगीचे के फूल का एक गमला है।
यानी कि इन दोनों में केवल संक्षिप्तता और विस्तार का अंतर नहीं है, बल्कि एक बड़ा ही व्यापक अंतर है। ठीक है, अब इस बात को आप एक फ्लो में लिखना चाहे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यद्यपि कहानी और उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, यद्यपि कहानी और उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, उद्देश्य, कथानक तथा कथा वस्तु, चरित्र या पात्र, वातावरण, भाषा शैली और कथोपकथन। इस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि ये दोनों ही विधा एक दूसरे के काफी निकट हैं, दोनों में काफी समानता है। हालांकि गहराई से देखने पर ऐसा प्रतीत हो जाता है कि इन समानताओं के अलावे इनमें भारी अंतर भी है। कुछ लोग मानते हैं कि कहानी और उपन्यास में केवल संक्षिप्तता और विस्तार का अंतर है। यह अंतर अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन एकमात्र नहीं। जैसे बाबू गुलाब राय के शब्दों में कहें तो मेढक और बैल को केवल छोटा और बड़ा कहकर काम नहीं चल सकता, वैसे ही कहानी और उपन्यास में केवल आकारगत भिन्नता या आकारगत अंतर नहीं है। अन्य अंतर देखें तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, अन्य अंतर देखें तो उपन्यास में अधिकाधिक घटनाएं, पात्र तथा अत्यधिक कहानियां होती हैं, जबकि कहानी में कम घटनाएं, पात्र व एकल कथा की मौजूदगी होती है। एक तरफ जहां उपन्यास भाव प्रधान नहीं होते हैं, तो दूसरी तरफ कहानी भाव प्रधान हो सकती है। ठीक इसी प्रकार उपन्यास की जो गति होती है वह तुलनात्मक रूप से अत्यंत कम होती है या मंद होती है, जबकि कहानी की जो गति होती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। उपन्यास में देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन देखने को मिलता है, जबकि कहानी में ऐसा अंकन विस्तृत नहीं होता है, बल्कि कम होता है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में अगर बयां करें तो यदि उपन्यास को एक बगीचा कहा जाए तो कहानी उस बगीचे का एक गमला के समान है। इस प्रकार उपन्यास और कहानी में समग्रता के स्तर पर भिन्नता है समानता के साथ। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर जरा देखते हैं कि कहानी और कथा के बीच क्या अंतर है, कहानी और कथा में क्या अंतर हो सकता है। एक तरफ कहानी है और दूसरे तरफ क्या है, कथा है। तो कहानी और कथा के अंतर को देखें तो पहला यह है कि कहानी जो होता है वो यथार्थवादी विधा है, यथार्थवादी, जबकि ये यथार्थवादी नहीं आदर्शवादी विधा है। आदर्शवादी ये आदर्श की स्थापना करना चाहता है, नैतिकता की स्थापना करना चाहता है, ऐसा होना चाहिए दिखाया जाता है इसमें। कहानी में यह दिखाया जाता है कि ऐसा है, कहानी में यह दिखाया जाना चाहिए कि ऐसा है, कथा में यह दिखाया जाता है कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा अंतर देखें तो कहानी का जो संबंध है वो आधुनिक काल से है। कहानी का विकास आधुनिक काल में देखने को मिला, इसका संबंध जो है वो आधुनिक काल से है, आधुनिक काल से। और मूलतः ये जो कहानी है, इस कहानी का जो विकास है, कहानी का की उत्पत्ति जो है यह पश्चिम से देखने को मिलती है, यूरोप से।
एक अमेरिकी व्यक्ति है, वो कहानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं, उनका नाम है एडगर एलन पो। उन्होंने ये कहा कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठकों पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो या रचा गया हो। दूसरा अंतर हम ये देखते हैं कि ये जो उपन्यास आपका जो कथा है, इस कथा का संबंध प्राचीन काल से है। तीसरा अंतर अगर ये देखना हो कहानी और कथा में, तो कहानी के बारे में ये माना जाता है कि कहानी से प्रायः कोई शिक्षा नहीं मिलती। कहानी का उद्देश्य किसी विशिष्ट शिक्षा को देना नहीं होता है, लेकिन जो कथा है, कथा का उद्देश्य होता है नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करना। नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करना। जैसे जातक कथा को ले लेते हैं हम लोग, जातक कथाएं, आपका फिर हो जाएगा पंचतंत्र। इन कथाओं को पढ़ेंगे तो इन कथा में आपको कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा आपको जरूर मिलेगा, या इसका उद्देश्य रहता है नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करना पाठक को। लेकिन कहानी का उद्देश्य ऐसा कतई नहीं होता कि किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा प्रोवाइड करना है। तो ये मूल अंतर है कहानी और कथा में। अब जरा देखते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन है। हिंदी की पहली कहानी कौन है, जरा इसको देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी, अब ये हिंदी की पहली कहानी कौन हो, इस बात को लेकर के बड़ा विवाद है। और विवाद क्यों है, दरअसल अगर इसको समझना है विवाद क्यों है, विवाद की वजहों को अगर समझना है, तो इसमें दो बात को लेकर के विवाद है। जो विचारक हैं उनमें दो बात को लेकर के विवाद है। एक बात तो ये कि अगर कोई रचना है, उस रचना में किस्सा गोई के तत्व अधिक हो, किस्सा की संख्या अधिक हो, और आदर्शवाद से युक्त रचना हो, तो उसको हिंदी की पहली कहानी माने। या कोई हिंदी रचना है और उसमें यथार्थवाद का तत्व अधिक है, तो उस रचना को हिंदी की पहली कहानी माने। इस बात को लेकर के विवाद है। यानी कि आदर्शवाद से युक्त रचना को हिंदी की पहली कहानी माने, किस्सा गोई से युक्त रचना को हिंदी की पहली कहानी माने, या फिर यथार्थवाद से युक्त रचना को हिंदी की पहली कहानी माने। यह विवाद का मूल वजह है। अब कौन कौन सी रचनाएं हैं जो दावेदारी प्रस्तुत करती हैं कि भैया हमारी रचना को हिंदी की पहली कहानी मान लो, तो दावेदार की अगर बात करें तो इसके कई दावेदार हैं। दावेदार कौन कौन है, तो सबसे पहले आपका 1801 में इंसा अल्लाह खां एक लेखक है, उनके द्वारा लिखा गया एक रचना था जिसका नाम था रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र, मैं लिख रहा हूं बाई, मतलब के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है ये, तो इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया एक रचना है। कहा गया कि इस रचना को
हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया जाए। अब देखा गया जब इस रचना को, तो इस रचना में दो चीजों की अधिकता है, खूब आपको देखने को मिलेगा इसमें। किस्सा गोई, ये रचना कैसी है, तो किस्सा गोई के तत्व इसमें अधिक हैं, और दूसरा क्या है, तो पारसी थिएटर के लटके झटके से यह परिपूर्ण है। पारसी थिएटर के लटके झटके या लटकों झटकों से यह परिपूर्ण है। इसलिए इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानने पर आम सहमति नहीं बनी और इसको हिंदी की पहली कहानी नहीं माना गया। दूसरा दावेदारी प्रस्तुत किया गया 1873 में, और उस रचना का नाम था एक जमींदार का दृष्टांत। रचना का नाम क्या था, एक जमींदार का दृष्टांत, और यह रचना रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा रचा गया था। एक जमींदार का दृष्टांत बाय रेवरेंड जे न्यूटन, बाय रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा यह रचना रचा गया था, एक जमींदार का दृष्टांत। अब कहा गया कि अगर ये नहीं तो ये सही, इसको हिंदी की पहली कहानी मान लिया जाए। लेकिन जब इस पर गहराई से विश्लेषण किया गया तो इसमें यह पाया गया कि एक जमींदार का जो दृष्टांत है उसमें एक धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण हावी है। एक धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण हावी है, और एक धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण हावी होने के कारण यह यथार्थवाद के तत्व को पूरा नहीं कर पा रहा है, और यथार्थवाद के तत्व को चूंकि टच नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस रचना को भी हिंदी की पहली कहानी मानने में आपत्ति रह गई। अब 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में दो रचनाएं सामने आई। 19वीं सदी का अंत, 19वीं सदी के अंत में दो रचनाएं सामने आई। एक रचना था आपका राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, ये एक रचना है, राजा भोज का सपना। ये रचना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और जो दूसरी रचना है उसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किंतु इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई के तत्व की अधिकता है। इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई के तत्व की अधिकता है, और किस्सा गोई के तत्व की अधिकता होने से यथार्थ की कमी है, इसलिए इस रचना को भी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना गया। फिर चौथा दावेदारी प्रस्तुत किया गया, ये 1900 ईस्वी का बात है। रचना का नाम था इंदुमती। ये जो इंदुमती है, इसके लेखक हैं, एक मिनट मैं एक बार कंफर्म कर लूं जी, किशोरी लाल गोस्वामी। इसके लेखक कौन हैं, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती के लेखक है। और ये जो इंदुमती है, इंदुमती को सर्वप्रथम
एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। उस पत्रिका का नाम था सरस्वती पत्रिका में इंदुमती को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। अब इसको लेकर के आया गया कि भैया मेरी कहानी, इस कहानी को या इस रचना को हिंदी की पहली कहानी मान लिया जाए। तो विचारकों ने देखा कि हाँ, ये तो है, यथार्थवाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंदुमती यथार्थवाद की कसौटी पर लगभग खरी उतरती है, इसको माना जा सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि ये जो इंदुमती कहानी है या इंदुमती रचना है, इस रचना की मौलिकता को लेकर के सवाल उठ खड़े हुए। मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि नहीं, ये जो रचना है ऐसा लग रहा है कि ये किशोरी लाल गोस्वामी साहब की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको कहीं से, इसके कंटेंट को, वास्तव में इसके कंटेंट को कहीं ना कहीं से लिया है, चुराया है। तो इसके कंटेंट को लेकर के, इसकी मौलिकता को लेकर के सवाल खड़ा किया गया। मौलिकता को लेकर के इस पर प्रश्न लग गया। मौलिकता को लेकर के इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, और मौलिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया तो इस रचना को भी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना गया। अब आया वह समय जिसका हम सबको इंतजार था। वस्तुतः 1901 में एक रचना जो कि छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक पत्रिका उस समय प्रकाशित होती थी, तो उस पत्रिका में इस रचना का नाम था एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। और यह छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुआ था, और इसके जो रचनाकार थे वो रचनाकार थे माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। इसको कहा गया कि नहीं, अब जब क्योंकि ये सब खारिज हो चुके हैं, हिंदी की पहली कहानी हो, इसके लिए कसौटी था कि भाई यथार्थवाद के तत्वों की अधिकता होनी चाहिए, उसमें यथार्थवाद तो होना ही चाहिए। उपरोक्त जितनी कहानियों का मैंने उल्लेख किया उन सब में या तो यथार्थवाद की कमी थी, अगर किसी में था भी तो उसकी मौलिकता को लेकर के संदेह खड़ा था, मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था। इसलिए अब जब एक टोकरी भर मिट्टी पर विचार किया गया तो पाया गया कि नहीं, एक टोकरी भर मिट्टी यथार्थवाद की कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए इसको हिंदी की पहली कहानी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब यह हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो हमसे या आपसे कोई पूछे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। और यह 1901 ईस्वी की कहानी है। सबसे पहले यह छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसको अगर फ्लो में अगर बताना हो या फिर फ्लो में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको जरा डिक्टेट करें। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस बात को लेकर विचारकों में मतभेद है। वस्तुतः मतभेद इसलिए है कि किस रचना को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाए, आदर्शवाद और किस्सा गोई से युक्त रचना को या यथार्थवाद से युक्त रचना को। इस संदर्भ में हिंदी की प्रथम कहानी को के रूप में कई रचनाओं को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में सबसे पहले 1801 ईस्वी में रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित्र, इसका नाम वही था, उदय भान चरित्र, जो कि इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित कहानी है। इसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें किस्सा गोई के तत्वों की अधिकता एवं पारसी थिएटर के लटकों झटकों से परिपूर्ण होने के कारण
हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सका। तत्पश्चात 1873 में रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा रचित रचना एक जमींदार का दृष्टांत को सामने लाया गया और कहा गया कि यह हिंदी की पहली कहानी होनी चाहिए, किंतु इसे भी हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें एक धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण हावी था। पुनः 19वीं सदी के अंत में दो रचनाओं को, जिसमें से एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित रचना राजा भोज का सपना, और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को हिंदी की पहली कहानी के रूप में नामित करने का पुरजोर प्रयास किया गया, किंतु ऐसा नहीं किया जा सका। वस्तुतः इसमें भी किस्सागोई के तत्व की अधिकता थी, जो हिंदी के या जिसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में नामित करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। पुनः 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित रचना इंदुमती, जिसे सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, को हिंदी की पहली कहानी के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया गया, किंतु इसकी मौलिकता को लेकर के इस पर प्रश्न चिन्ह आरोपित किया गया या प्रश्न चिन्ह लगाया गया, अतः इसे भी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सका। फिर 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे द्वारा रचित कहानी या रचित रचना एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, को हिंदी की पहली कहानी के रूप में नामित करने का प्रयास किया गया, और यह सफलतम रूप से लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि यह हिंदी की पहली कहानी है। यद्यपि आगे निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हैं, कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया गया, जो इसके बाद की कहानी है। तो लिखेंगे, यद्यपि कुछ अन्य रचनाओं को भी हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में सिद्ध करने का असफल प्रयास किया गया, जिसमें 1903 की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना 11 वर्ष का समय, 1907 की एक रचना है दुलाई वाली बंग महिला, तथा 1915 की गुलेरी जी कृत रचना उसने कहा था, रचना का नाम है उसने कहा था, उल्लेखनीय है। तो इस तरह से आपका ये जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी पर टिप्पणी लिखे, या हिंदी की प्रथम कहानी किसे और क्यों माना जा सकता है, या किसे और क्यों माना गया, इसके बारे में अगर लिखना हो तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक लगभग सभी बातें हो चुकी हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से उसको देख लें। तो शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। इसमें ये देखें हम लोग कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है जो फिक्स्ड है, सर्वसम्मति बनी हुई है जिस बात पर, जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, सर्वसम्मति है इस बात पर। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, इस बात पर सर्वसम्मति है। दूसरे तरफ जो आत्मनिष्ठ है या आत्मनिष्ठता है, सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिविटी, यह व्यक्ति दर व्यक्ति बदलते रहता है, यह आत्मनिष्ठ होता है। तो जो चीज हम में निष्ठ है, हमारे भीतर है, हमारा विचार है, वह चीज आप में निष्ठ नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वह आपका अपना विचार होगा। ठीक है, अब सुंदरता को लेकर के हमने उदाहरण दिया, किसी भी चीज के टेस्ट को लेकर के दिया। अब सुंदरता, कोई
चीज या कोई व्यक्ति जो आपको सुंदर दिख रहा हो सकता है किसी और को सुंदर नहीं दिखे। तो ये जो सुंदरता जो कंसेप्ट है ये क्या है, आपका आत्मनिष्ठ है। इसी तरह से हिंदी साहित्य जो है, जैसे गणित जो है वह आपका ऑब्जेक्टिविटी का चरम स्तर है, तो हिंदी साहित्य सब्जेक्टिविटी का चरम स्तर है। इसमें फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता है, सब अपने अपने नजरिए से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चश्मे से चीजों को देखते हैं और व्याख्यायित करते हैं। और इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि विधा क्या है, फिर देखा कि शैली किसको कहते हैं। इन चीजों को देखने के पश्चात हम लोगों ने पढ़ा कि कहानी क्या है, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, तो कहानी के 6 तत्व देखने को मिले। फिर हम लोगों ने विचार किया कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर हो सकता है। तत्पश्चात हम लोगों ने यह देखा कि कहानी और कथा में मूल अंतर क्या है। इतना ही नहीं, इसके पश्चात अभी अभी हम लोगों ने विचार किया कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इस पर टिप्पणी अगर आ जाए, 150 शब्दों में अगर आ जाए, हिंदी की पहली कहानी पर टिप्पणी लिखे तो कैसे लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। आई होप कि आज का जो क्लास है उस क्लास का आप लोग आनंद उठाए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।